नमस्कार। आज 29 जनवरी सन 2022 दिन शनिवार, जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील नागरिक विकास खंड बिसरख शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी अपने वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया नोएडा आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी के साथ नोएडा खबर.com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों को खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। आज जिस विषय पर हम सब चर्चा करने हेतु उपस्थित यहाँ हुए हैं, उस विषय का नाम है चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ। तो आइए इसी श्रृंखला के एपिसोड नंबर 6 में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आम आदमी पार्टी से नोएडा विधानसभा 61 से प्रत्याशी आदरणीय श्री पंकज अवाना जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान विधायक जैसे भविष्य के विधायक भी हमारे पंकज जी हों। अब चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। ओवर टू यू विनोद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। पंकज जी का मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और पहला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है पब्लिक के लिए, नोएडा के लिए क्या है जो आपने अपने घोषणा पत्र में तैयार किया है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, जो हमारा एजेंडा है, मुद्दा है विकास, शिक्षा, चिकित्सा, जो दिल्ली मॉडल है। हमारा ये मकसद है कि हम नोएडा की जनता को भी वो मूलभूत सुविधाएं देने में कामयाब हो। तो उस पे हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। जनता के बीच में जाकर अपने दिल्ली मॉडल को हम उनको बताते हैं कि ये हमने किया है दिल्ली में। अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो ये सारी सुख सुविधाएं नोएडा की जनता को भी हम मुहैया कराने का काम करेंगे। आप सबसे पहले घोषित उम्मीदवारों में से हैं, क्योंकि नोएडा विधानसभा में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे पहले आप ही पार्टी ने आपको उम्मीदवार घोषित किया था। और इतने दिन घूमते हुए आपको हो गए, आपको पब्लिक ने क्या क्या समस्याएं बताई हैं जिन पर आप काम करेंगे, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो जनता से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी पंकज जी। सर, जो यहाँ पे नोएडा के अंदर अगर हम मुद्दों की बात करें तो शिक्षा और चिकित्सा बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। शिक्षा में अगर आप देखें, जो भी यहाँ पे प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी स्थिति बहुत बदतर हालत में है। उनको हम चाहते हैं कि वो अच्छे हों, क्योंकि एक गरीब आदमी आज बेबस है अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में। आम आदमी पार्टी शिक्षा पे बहुत मजबूती से काम करती है। दिल्ली एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। दिल्ली में भी कभी यही स्थिति हुआ करती थी जो आज नोएडा के स्कूलों की है, लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी काया पलट कर दी। अगर जनता मौका देती है तो नोएडा के अंदर भी वही आलीशान स्कूल होंगे जिसमें हर माँ बाप अपने बच्चों को गर्व के साथ पढ़ाएंगे। दूसरा बात करें तो चिकित्सा की, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे आप देखिए सेक्टर 30 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो 2000 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन आज वो हॉस्पिटल खुद बीमार है। वहां पर कोई अपना इलाज बुखार का भी नहीं करा सकता, फीवर का भी इलाज वहां पे कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो वहां पे कोई स्टाफ है, ना कोई डॉक्टर है, ना वहां पे कोई कंपाउंडर है। अभी पिछले दिनों हमारे कुछ किसान भाई उसमें एडमिट थे हॉस्पिटल में, मैं उन्हें देखने पहुंचा तो मैंने जाकर हॉस्पिटल की स्थिति को देखा, बहुत नजदीकी से देखा, तो वाक्य में ही मुझे इतनी शर्म आई कि नोएडा एक हाईटेक सिटी मानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश की, और उसका 2000 करोड़ की लागत से बनने वाला हॉस्पिटल इतनी बदतर हालत में है, जिसमें वॉशरूम के अंदर भी 1.5 फुट पानी है और ना तो कोई बेड है, ना कोई बेडशीट है। बहुत बुरी स्थिति थी। आप एक बार खुद जाके वहां पे विजिट करें, आपको भी शर्म आएगी कि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक और सांसद है उन्होंने नोएडा की क्या हालत की हुई है। तो अगर जनता मौका देगी तो ये सारी चीजों पे काम होगा। दूसरा, यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, लोग बेरोजगार हैं, हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हैं। ना तो यहाँ पे दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इतनी फैक्ट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में नहीं रहते, वो सिर्फ और सिर्फ हवाई राजनीति करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नोएडा के लिए है। अगर नोएडा की जनता हमें मौका देती है
तो इन सारे मूलभूत मुद्दों पे काम होगा। दूसरा अगर मुद्दा बात करें, बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है नोएडा के अंदर। बिजली से लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, बहुत पीड़ित है। जो भी यहाँ पे कॉलोनी है उसमें ना तो लाइट है, ना मीटर है, ना रोड है, ना सीवर है। लोग नर्क में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या उनको एक सामान्य अधिकार नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म पे राजनीति करती है। विकास का कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास विजन और मिशन नहीं है। तो इस बार जनता ने ठान लिया है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास एकता से होगा, अच्छी राजनीति को जन्म देने से होगा। अब से पहले नोएडा की जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। सपा सरकार थी, इससे पहले सपा थी। सपा सरकार अगर माने तो गुंडागर्दी में नंबर 1 की सरकार मानी जाती है सपा सरकार। उसमें लोगों की सुनवाई नहीं है, उसमें नेताओं की दबंगाई चलती है, लोगों पे अत्याचार होते हैं। उससे पहले बसपा थी, बसपा की भी यही स्थिति रही। और मौजूदा सरकार जो भाजपा की है, इसमें भी लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, परेशान है। अब लोगों के पास एक विकल्प है, आम आदमी पार्टी विकल्प, जिसने इतिहास रचने का काम किया है। दिल्ली में आप देखें, अभी पंजाब में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पंजाब की स्थिति आप लोग देखें। उत्तराखंड में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड की स्थिति आप देखें। गोवा में हम लड़े, गोवा की स्थिति आप देखें। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी स्थिति पे हम लोग खड़े हुए हैं। जनता हमें स्वीकार कर रही है, हमारा स्वागत करती है और हमसे बोलती है कि ये टाइम हमारे लिए बहुत सौभाग्य का टाइम है कि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, क्योंकि हमारी जीवन शैली को सुधार सकते हैं तो सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी सुधार सकते हैं। और इस बार आप देखना उत्तर प्रदेश के अंदर अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा और आम आदमी पार्टी इनका प्रतिनिधित्व करेगी और जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने का काम करेगी। अच्छा, नोएडा प्राधिकरण नोएडा शहर की डेवलपमेंट की मुख्य घटक है और नोएडा प्राधिकरण में जो काम करने का तरीका है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और दूसरा ये कि नोएडा प्राधिकरण के बजाय ना तो गांवों में पंचायत है, ना आरडब्ल्यू की मान्यता है, लोकल बॉडी के बारे में आपका क्या कहना है? पंकज जी, देखिए, जो यहाँ पे इसी कड़ी में मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ, नोएडा प्राधिकरण से संबंधित ही है कि नोएडा की जनता आम आदमी पार्टी को यानी पंकज अवाना जी को वोट क्यों दे? क्योंकि नोएडा प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। तो जो अगर सरकार भाजपा प्रदेश में बनती है और हो सकता है अगर आप विधायक जीत जाए तो आप काम कैसे करवा पाएंगे? ओवर टू यू सर। देखिए सर, विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। विपक्ष के नेता अगर चाहे तो सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा बात, जनता मुझे वोट क्यों दे? जनता मुझे वोट ना दे, अपने बच्चों के भविष्य को वोट दे जनता, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को वोट दे जनता, महिलाओं की सुरक्षा को वोट दे, महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए वोट दे, हमारे बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के लिए वोट दे। जनता वोट देगी, मुद्दों पे वोट देगी। जनता के सामने जीता जागता सबूत दिल्ली है। दिल्ली में जो हमने कहा वो हमने किया, तो यहाँ भी जो हम बोलेंगे वो हम करेंगे। रही अगर हम प्राधिकरण की बात करें तो भी पिछले 4 महीने हमारे नोएडा के किसान भाई धरने पे बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जो कि जायज मांग थी। अगर आप भी उन्हें पढ़ें तो उनका कोई गलत मांग नहीं है उसमें, वो उनका हक और अधिकार है। लेकिन ये जो मौजूदा भाजपा सरकार है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, इन्होंने लोगों के साथ, किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है, उनको बहला फुसलाकर उनके साथ अत्याचार किया है। इनके साथ कोई मुद्दों की राजनीति नहीं की। मुद्दों की राजनीति तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को करनी आती है। अब इनको पता है कि आम आदमी पार्टी बहुत जन समर्थक के साथ मैदान में है, तो लोग बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। कहीं तो हमारे सपा के नेता कुछ बोलते हैं, कहीं भाजपा कुछ बोलती है। इनको अगर नोएडा के अंदर डर है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर है। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ और मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाती है। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम उन्हें 300 यूनिट मुफ्त देंगे। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम नौजवानों को, बेरोजगारों को 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे। अगर हम नौकरियां भी नहीं दे पाए तो तब तक हम 5,000 रुपए मासिक भत्ता देंगे। महिलाओं के लिए एक हमारी बहुत बड़ी योजना है जो कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिसका लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये जनता तक उनका अधिकार और हक पहुंचाने वाली पार्टी है।
ये गरीबों की पार्टी है, ये मुद्दों पे राजनीति करती है, ये विकास पे राजनीति करती है। एक बहुत बड़ी घोषणा की हमारे डिप्टी सीएम माननीय मनीष सिसोदिया जी ने कि जो भी हमारा उत्तर प्रदेश का बजट है उसका 25% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, तो जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि तब तक हमारा नौजवान, हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें मेन प्राथमिकता शिक्षा को देनी चाहिए। अगर अच्छे स्कूल होंगे, अच्छा मैनेजमेंट होगा, बच्चे पढ़ेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। तो ये मेरा विजन और मिशन के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर जनता ने मुझे मौका दिया, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे मुझे रोड पे धरना करना पड़े या मुझे विधानसभा में धरना करना पड़े, मैं जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा और किसी भी कीमत पर उसे जीत के जनता को मुहैया कराने का काम करूंगा। नहीं, मेरे सवाल एक ये था कि लोकल बॉडी नहीं है नोएडा में, अभी जी। कोई जो अथॉरिटी के अधिकारी सिर्फ काम करते हैं, लोकल बॉडी होने का आप समर्थन करते हैं क्या? यहाँ पे नगर निगम, बिल्कुल नगर पालिका? बिल्कुल सर, लोकल बॉडी का होना बहुत जरूरी है। जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा, गांव का प्रधान नहीं होगा, क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होता। क्योंकि प्रधान अगर गांव का है तो लोग अपनी समस्याओं को प्रधान के पास लेके पहुंचते हैं कि सर हमारी ये समस्या है, हमारे रोड की समस्या है। फिर प्रधान प्राधिकरण से मिलता है, उस मुद्दे को हल कराने का प्रयास करता है। लेकिन अब तो सिर्फ प्राधिकरण की तानाशाही चल रही है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो बेचारे बेबस है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है नोएडा के अंदर। इसकी मांग हमने उठाई भी थी, ये सारी चीजें, चुनाव होने चाहिए, जिला पंचायत होना चाहिए, प्रधानी भी होना चाहिए। तो ये अगर हमें मौका मिला तो इस मुद्दे को हम उठाएंगे और ये इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, आप तो क्योंकि मूलतः यहाँ के रहने वाले हैं, किसान के बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 1976 में जब नोएडा बना था तब उस समय एक दो शर्तें थी कि किसान के परिवार के बच्चों को स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कराया जाएगा और उनके बच्चों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए हमारी तरफ से एक सुझाव भी है, अगर आपको अच्छा लगेगा आप उसका समर्थन करेंगे कि क्यों नहीं एजुकेशन रजिस्टर और एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर नोएडा प्राधिकरण या जिला प्रशासन के यहाँ रखा जाए और जिनके बच्चों के दाखिले होने हैं उनके नाम वहां लिखे जाए और वहां से स्कूलों को जाए ताकि उनके दाखिले सुनिश्चित हो और उनकी मॉनिटरिंग हो, मीटिंग हो हर बार, और ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट में हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुद्दे का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ के इन्होंने वादे किए कि हम बच्चों को शिक्षा दिलाने में काम करेंगे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी हम मदद करेंगे, रोजगार में करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है धरातल पे। क्योंकि यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है, अगर वहां पे अगर बात करें, एक तो फीस इतनी ज्यादा है कि अपने घर बेचने के लिए लोग मजबूर हो जाए, फीस नहीं भर पाते, इतना जबरदस्त इनका अत्याचार लोगों के ऊपर चल रहा है। दूसरा, एडमिशन नहीं होते, दुनिया भर की सिफारिश लगानी पड़ती है, विधायक की लगाओ, सांसद की लगाओ, उसके बाद उन्हें भगा दिया जाता है कि आप लोकल हो, यहाँ के मूल निवासी हो, आपका कोई हक और अधिकार नहीं है। ये बहुत पीड़ा का विषय है। जिन लोगों की, जिन मेरे किसानों की जमीन उसमें गई है, जिसपे वो आलीशान बिल्डिंग बनी है, क्या उनका अधिकार नहीं है उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़े? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका आरक्षण होना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए। आरक्षण होने के बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं होता, उन्हें बहका धमका कर भगा दिया जाता है। दूसरा, अगर हम रोजगार की बात करें, नोएडा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन हमारा कोई लोकल भाई उसमें रोजगार नहीं कर सकता, क्योंकि उनको बता के, अगर वो पता चल गया है यहाँ का लोकल है, तो उसको वहां से भगा दिया जाता है या कुछ बहाने बताकर उनको मना कर दिया जाता है। तो ये बहुत पीड़ा का विषय है कि लोगों की जमीन गई, अपना घर दिया उन्होंने, उसके बाद भी आज वो मोहताज है, शिक्षा के लिए मोहताज है, रोजगार के लिए वो लोग मोहताज है। तो इस मुद्दे को बिल्कुल बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं इन सारी चीजों पे काम करना चाहता हूँ। जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि एक मौका मुझे दीजिए। ये जो हमारा हक और अधिकार है, इसको लेने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, तब जाकर इनकी तानाशाही खत्म होगी। तो जनता इस टाइम पूरा मन बना चुकी है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। एक अगला सवाल यह है कि फ्री होल्ड के मुद्दे पे एक मुद्दा उठ रहा है कि नोएडा में लीज होल्ड की बजाय इसको फ्री होल्ड किया जाए और साथ ही जो गांव हैं उनमें मकान नंबर की व्यवस्था की जाए और उनको अधिकार दिए जाए ताकि उनकी प्रॉपर्टी पर लोन लेके लोग आगे अपना बिल्डिंग बना सकें या कुछ आगे कर सकें। उस पर क्या राय है आपकी? देखिए सर, यहाँ पर जो हमारी पुरानी आबादी है, जब हमारा
नोएडा बसा उस टाइम की हमारी आबादी है, लेकिन प्राधिकरण ने जबरदस्ती उस जमीन पर अपना नाम दर्ज किया, खतौनी पे नोएडा प्राधिकरण दर्ज किया, जिसकी किसान मजबूर हैं। पिछले 4 महीने उन्होंने आंदोलन भी किया, तब हमने जमीन बेची नहीं, खरीदी नहीं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमारी जमीन प्राधिकरण के नाम पे दर्ज की, लेकिन प्राधिकरण सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तब तक वो प्राधिकरण के नाम दर्ज रहेगी तो ना तो उसको कोई बेच पाएगा, ना उस पर लोन ले पाएगा। कभी इंसान की क्या मजबूरी आ जाए, पैसे की कहाँ जरूरत पड़ जाए, उसको घर भी बेचना पड़ता है, इलाज कराने के लिए भी बेचना पड़ सकता है, तब उसका अधिकार ही नहीं है तो वो कैसे बेचेगा? वो तो बस डमी है, उसमें रह जरूर रहा है, लेकिन उसका कोई उस पर कानूनी अधिकार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे भी काम होगा। और सारे जो किसानों की समस्या है, या 5% हो या 10% हो, जो कि हमारे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया कि हाँ, ये किसानों का हक और अधिकार है, इसको आप लोग दीजिए, लेकिन प्राधिकरण बिल्कुल उस चीज को इग्नोर कर रहा है। उनके साथ अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल एक समस्या और है, सुनेगा तो वो जो जनता के बीच में रहेगा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का दुख दर्द तो तब समझेंगे जब उनके बीच में जाएंगे, उठेंगे, उनके साथ बैठेंगे, सुख और दुख में उनके साथ शरीक होंगे। जब उनको जनता से मतलब ही नहीं है तो जनता का दुख और सुख को कैसे समझ सकते हैं? इस दुख और सुख को तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक अपने किसान भाइयों के बीच में रहता हूँ, अपने गरीब लोगों के बीच में रहता हूँ, अपने मजदूरों के बीच में रहता हूँ। तो ये बहुत सारी बड़ी समस्या है साहब, इस पे काम होगा निश्चित तौर पर। अच्छा, क्योंकि नोएडा में हाई राइज बिल्डिंगों का भी इश्यू है और वहां पे रजिस्ट्री का इश्यू आपके सामने आया होगा, उस पर आप, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किस तरह काम करेंगे उस पर? सर बिल्कुल, हाई राइज का, बायर्स का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ के जो बिल्डर हैं वो भूमाफिया हैं। उन्होंने लोगों को अपने प्रोजेक्ट सेल कर दिए, लोगों से पैसा वसूल कर दिया, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ वहां पे कोई कार्यरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, वो भी भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट है, वो एक्शन नहीं लेते बिल्डर के ऊपर, वरना उनको एक्शन लेना चाहिए, बिल्डरों को जेल भेजना चाहिए, उनपे जुर्माने लगाने चाहिए और जनता का हक और अधिकार दिलाना चाहिए। लेकिन प्राधिकरण उस विषय में काम ही नहीं करता। उनको तो पैसे देकर उनका मुंह बंद करने का काम ये बिल्डर लोग करते हैं, और जो एक आम जनता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस फ्लैट में लगा दी, उस घर में लगा दी, आज वो घर से बेघर है। और ये जो कुछ चंद लोग हैं, दलाल हैं, जो वो आज आलीशान बंगले में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को मैं पूरे विशेष तौर पर इन पे सब पे काम होगा, और इनका समाधान भी कराने का काम इनका भाई, इनका बेटा इनके बीच में रह के करेगा। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे अतुल जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आप कुछ पंकज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। निवेदन करूंगा सर, अगर आसपास की अगर साउंड आप कम कर सकें या दूसरे कमरे में आ जाएं तो ये इंटरव्यू और अच्छे तरीके से हो पाएगा जी, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी बैठक में बैठे हैं अभी। जी जी जी, बताएं सर। जी सर, ऐसा है अवाना जी, मैं सर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूंगा और जी थोड़ा सा आंसर होगा कि आप उसको अच्छी तरीके से उत्तर दें और ईमानदारी से उत्तर दें। जी पंकज जी, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश 2,40,994.84 किलोमीटर क्षेत्रफल का फैला प्रदेश है, 75 जिला, 348 तहसील, इतना बड़ा प्रदेश है। और इसमें आपने कहा कि जाति विवाद पर नहीं होना चाहिए, ये आइडियली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नोएडा, जो 61 नंबर की विधानसभा है, इसमें कई राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां इसमें चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ की जो आप देख रहे हैं कि 2012 के बाद से हमेशा से ये सीट, जब से ये नोएडा विधानसभा सीट बनी है, दादरी नोएडा विधानसभा हटने के बाद, तब से ये हमेशा भाजपा के झोले में गई है। और देखा गया है कि यहाँ पर ब्राह्मण हो या इस टाइप की जो कास्ट है, वो ठाकुर यहाँ पर ज्यादा है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि जिस जाति बिरादरी से आप संबंध रखते हैं, वे कैसे इस चुनाव को जीत पाएंगे? इसमें आपकी क्या रणनीति है? ये चुनावी सवाल है। देखिए सर, मैं अगर नोएडा विधानसभा की बात करूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, तो नोएडा विधानसभा की बात करूं तो इसमें जाति समीकरण लोग इतना नहीं मानते। इस पर मूलभूत मुद्दों की लोगों की समस्या है, क्योंकि मैं भी एक गुर्जर समुदाय से आता हूं और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 7 लाख हमारे वोटर हैं।
तो मैंने प्रयास किया है कि मैं ज्यादातर अपने जनता से मिल चुका हूँ, उनकी समस्या मैंने सुनी। तो यहाँ पर जाति विशेष का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के लोग सब एजुकेटेड है। नोएडा में जो रहने वाले सेक्टर्स हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, उसमें सब लोग रहते हैं और वो एक दिल्ली से संबंध रखते हैं। जो भी नोएडा का रहने वाला निवासी है, या तो वो अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ाता है, या वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की सुविधा दिल्ली की लेता है। तो वो लोग मजबूर हैं कि जब नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक सिटी है, यहाँ पे तो हमें बहुत जबरदस्त सुविधा मिलनी चाहिए और उन सुविधाओं से हम लोग वंचित है। तो ये उनको समझ में आ गया है। अब से पहले क्या था, उनके पास विकल्प नहीं था, सपा थी। तो सपा को लोग गुंडा सपा है, बिल्कुल गैंगस्टर पार्टी है, तो लोग इससे बचते हैं, बिल्कुल सपा को पसंद नहीं करते। नोएडा में अगर आप बात करें तो सपा 20-30 हजार वोटों पे सिमट जाती है। सपा का कोई वोटर नहीं है यहाँ पे, ना सपा को कोई पसंद करता है। बसपा का भी कोई जनाधार नहीं, सपा कब्र में लेटी हुई है, वो कांग्रेस कब्र में लेटी हुई है। बची उनके पास एक विकल्प है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का काम देख चुके हैं। नोएडा और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, मिले हुए हैं दोनों। और जो ये नोएडा में रहता है वो दिल्ली से संबंध रखता है, या तो बिजनेस करता है या वो जॉब दिल्ली में जाके करता है। सारी समस्या है वो अपना समाधान दिल्ली से करा के आता है। तो वो लोग भी हम मुझसे ये पूछते हैं कि जब दिल्ली में इतनी अच्छी सरकार केजरीवाल जी चला सकते हैं, तो एक मौका इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता को भी देना चाहिए। और हम लोगों ने तो मन बना लिया है भैया, इस बार हम मौका देंगे तो सिर्फ और सिर्फ झाड़ू को देंगे। तो आप देखना, ये जाति समीकरण इनके रखे रह जाएंगे। ये लोग जाति समीकरण पे खेलते हैं और हमारी आम आदमी पार्टी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है, लोगों को सुविधा देने के लिए चुनाव लड़ती है, गरीबों की मदद के लिए चुनाव लड़ती है। तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। बाकी तो ऊपर वाला है, जो होगा अच्छा होगा। हम पूरी अपनी ताकत के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हार जीत तो एक प्रतिपक्ष है, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, लेकिन मैं जनता का हूँ, हमेशा जनता की लड़ाई लड़ूंगा। रोड से लेकर जहां भी मुझे जाना हो मैं तैयार हूँ अपनी जनता की लड़ाई। अभी किसान धरने में 4 महीने मैंने किसानों के साथ भी लड़ाई लड़ी, और जो भी आगे परिस्थिति रहेंगी मेरी जनता की, चाहे वो कोई भी समस्या हो या वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, एक बड़ा इश्यू है, वो शायद आपने अभी तक जिक्र नहीं किया, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे सिटी बस बंद हो चुकी है और डीटीसी की बस सेवा चल रही है। 1976 में जब नोएडा बना था, उसके बाद से 78 से ही, और डीटीसी ने इस नोएडा शहर को बहुत बड़ा योगदान दिया जब नोएडा शहर बसा था। और आज भी डीटीसी चल रही है, लेकिन डीटीसी को रिव्यू कोई नहीं कर रहा है कि अगर सिटी बस नहीं है तो डीटीसी की जो मौजूदा बस सर्विस है उसका विस्तार किया जाए। उसको जहां उसके लास्ट पॉइंट है, उसको आगे जो आबादी अभी वंचित है डीटीसी से, वहां तक उसको बढ़ाया जाए। क्या आप इस मुद्दे को इस चुनाव के दौरान उठाएंगे कि अगर आप चुने गए तो डीटीसी का विस्तार किया जाएगा, रोडवेज की जो बसें नहीं चल रही हैं उनके बारे में विस्तार की चर्चा होगी? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए विस्तार। एक गरीब आदमी है, कैसे ट्रेवल करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारी नोएडा से जो दिल्ली बस जाती है, हमारी दिल्ली सरकार की है, उसमें हमारी फ्री यात्रा है महिलाओं की। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी फ्री में अभी से हमने, जो हमारी केजरीवाल जी की योजना के तहत फ्री में हम लोग उनको दिल्ली पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये उनका हक और अधिकार, पता नहीं कोई भी सरकार मुद्दे की बात क्यों नहीं करती। जाति धर्म पे ये लोग आके अटक जाते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं लोग, या ये पुलवामा करा देते हैं, या ये पाकिस्तान में बम छोड़ देते हैं, या ये हिंदुस्तान के सैनिकों को मरवा देते हैं। तो ये सब इससे नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी से देश चलेगा, देश मुद्दों से चलेगा, मैनेजमेंट से चलेगा। और ये जो डीटीसी ट्रांसपोर्ट की समस्या है, ये नोएडा के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को यहाँ पे सरकारी बस नहीं मिलती। प्राइवेट बस जो चलती हैं उनका चार्ज ऐसा होता है कि वो लोग सफर नहीं कर सकते। कुछ लोग तो बेचारे अपना पैदल ही 5-10 किलोमीटर पर डे अपना अप डाउन करते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ की सर्विस इन लोगों को नहीं मिल रही। तो जो भी मुद्दे हैं, इन सारों मुद्दों पे काम होना चाहिए, और मैं पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता के काम करा के रहूंगा। अच्छा, एक सवाल यह है कि जो नोएडा की 2004 के बाद से आवासीय नीति है, वही ग्रेट नोएडा में, वही यमुना में है, कि वो ये है कि सिर्फ सारा घर बनाने का पूरा काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, बिल्डर को। और बिल्डर ने केवल 30 लाख से ऊपर के फ्लैट बनाए। जो 10 लाख वाले LIG EWS की कैटेगरी के लोग थे, उनके लिए किसी ने घर नहीं बनाए। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बिल्डर जिनको दिया जा रहा है उनको कोटा फिक्स
तो के 25% वो ईडब्ल्यूएस को बनाएंगे, 25% एलआईजी बनाएंगे और 25% एमआईजी बनाएंगे, बाकी वो लग्जरी बनाए, या फिर सरकार करे ये काम? ऑर्गेनाइजर की शरण में जाते हैं जो अवैध कॉलोनी बन रही है और जिससे पूरा शहर अनप्लान्ड तरीके से डेवलप हो रहा है। ये क्या आवासीय नीति पर बदलाव की जरूरत नहीं है? बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ये चंद दिन के पूंजीपति हैं जिनको एक काम देने के बहाने या तो कहीं पे कोई टेंडर पास कर देते हैं, या ये आवास योजना है। आवास योजना की अगर आप स्थिति देखें, जो भी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में लोगों को दिए हैं, उनकी स्थिति आप देखें, आज वो बनने से पहले टूट के गिर रहे हैं। ना तो उनमें अच्छा मटेरियल लगाया गया है, ना कोई प्लानिंग की गई है। गरीब लोगों के लिए किस स्तर पे हमें लोगों को बनाने चाहिए। यहाँ पे नोएडा के अंदर झुग्गी झोपड़ी हैं, उनको भी हमें कुछ सुविधा और व्यवस्था देनी चाहिए, उनको पक्के मकान बना के देने चाहिए। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी है, 1-1, 1.5 लाख लोगों की आबादी है। वहां पर रोड नहीं है, सीवर नहीं है, वो कॉलोनियां हैं। उनको इनको वैधता देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए, उनको पास कर देना चाहिए लीगल वे में, जाके यहाँ का प्राधिकरण वहां पे भी विकास करे, क्योंकि वहां पे भी तो लोग रह रहे हैं ना। ये लोग वहां से भी तो वोट लेते हैं। तो जो दिल्ली में हुआ, हम लोगों ने 1700 1750 कॉलोनी जो वैध थी वो नियमित की, उनमें सारी कुछ चार्ज उनको लिया और वो नियमित की। उसके बाद हमने उसमें रोड भी बनाए, हमने उसमें सीवर भी बनाए, लोगों को लाइट भी दी और वो भी मुफ्त में दी। यहाँ पे भी वो स्थिति आप आके देखें, जितने भी लोग रह रहे हैं, 1.5 2 लाख की आबादी है इन कॉलोनियों की, लेकिन नर्क से भी बदतर हालत में वो लोग वहां पे रह रहे हैं। ना तो रोड है, ना तो सीवर है, और ना तो वहां पे पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ लाइट है। अगर लाइट है भी तो वो माफिया है, वो लाइट माफिया वहां पे बैठे हुए हैं, बिजली माफिया। कोई तो उनको 20 रुपए यूनिट देता है, कोई 25 रुपए यूनिट देता है। लोगों के साथ इतना अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा है नोएडा विधानसभा में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन सब चीजों पे काम होगा। बस एक मौका मैं लोगों से मांगता हूँ, बस यही मेरा एक वादा है कि मैं अपने काम पे पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, इस समय जो मुकाबला है आपका बीजेपी से, तो जो 5 साल का कार्यकाल है विधायक का, उसका आकलन आप किस तरीके से करते हैं? सर 0% है, कुछ काम नहीं है वहां पे। जो बंदा, जो विधायक हमारे जनता के बीच में नहीं रहे, नोएडा की विधानसभा में 7 लाख वोटर है, किसी के पास उनका नंबर नहीं, कोई उनसे मिला नहीं, किसी की समस्या पे उन्होंने काम नहीं किया। वो अभी, अब चुनाव का पूरा पीक टाइम चल रहा है, 10 दिन बाद चुनाव है, वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे। किस मुंह से वो जनता के बीच में जाए? जनता ने उन्हें नकार दिया है। किसी भी गांव में उनकी एंट्री बैन है। सेक्टर्स के लोग उनसे खफा है, क्योंकि बहुत बार सेक्टर में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। वो लोग विधायक जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन विधायक जी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि विधायक जी ने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया। विधायक जी ने हवा हवाई राजनीति की है। तो इस बार पता चल जाएगा आपको, चुनाव आ गया है, चुनाव में आप देख लीजिएगा। जनता तो एक मौका देती है, जनता जिसको भी मौका देती है उसको परखती है। अगर काम करेगा कोई तो जनता स्वीकार करेगी, नहीं करेगा तो चाहे कोई राजा का बेटा हो या कोई फकीर का बेटा हो, जनता सेकंड नहीं लगाती है उसको नकारने के लिए। और जनता ने मन बना लिया उसको नकारने के लिए, और जनता इस बार वोट की चोट पर उनको दिखाएगी कि हमें क्या सही लगा, क्या गलत लगा। जी विनोद जी, 8 मिनट्स, 8 मिनट्स। हाँ जी हाँ पंकज जी, एक सवाल आपसे है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है पंकज जी। ठीक 1 साल पहले 29 जनवरी सन 2021 की बात कर रहा हूं, न्यू नोएडा का जिक्र हुआ था, उसका ऑर्डर जारी हुआ था शासन आदेश से। तो ये जो हमारा शहर है वो इन्वेस्टमेंट का हब है सर। आपने बजट की बात की, 48 घंटे बाद भारत सरकार भी बजट पेश करेगी इस भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश का बजट 5,50,270 करोड़ का है। मैं 2021 के बजट की बात कर रहा हूं। आपको कैसे लगता है कि सर इसमें आप फ्री बिजली भी दे देंगे, इसमें आप फ्री बस भी दे देंगे, और इसमें आप सारी चीजें कर देंगे? प्रश्न संख्या 1। और प्रश्न संख्या 2 कि आप सपा का बहिष्कार और तिरस्कार इसलिए कर रहे हैं, ये जनता कह रही है, क्योंकि जब संजय आजाद सिंह जी जब लखनऊ में माननीय नेताजी के पास गए थे, गठबंधन की बात हो रही थी, तो गठबंधन नहीं हो पाया। सर आंसर संक्षिप्त में चाहूंगा, मात्र 6 मिनट बचे हमारे पास। ओवर टू यू पंकज अवाना जी। देखिए सर, बजट की अगर हम लोग बात करें तो 5.5 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का है। जिस टाइम पे हम दिल्ली सरकार में आए तो 30,000 करोड़ बजट हुआ करता था।
आज हमने 60,000 करोड़ वहां पे बजट बढ़ाया और सारी चीज लोगों को मुफ्त कराई, जिसमें कि 2 से 2.5 करोड़ आबादी दिल्ली के अंदर है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 10 गुना 20 करोड़ के आसपास की आबादी उत्तर प्रदेश में आप लोग माने, लेकिन बजट भी 10 गुना ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। 5.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है। अगर नीयत साफ हो, काम करने की हो, तो हम बिल्कुल उनको उनका हक और अधिकार मुफ्त में दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5.5 लाख करोड़ का बजट है। हमने पूरी कैलकुलेशन की है कि हम 300 यूनिट मुफ्त भी दे देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए भी दे देंगे, बेरोजगारों को 5,000 रुपए भत्ता भी दे देंगे, जो एम्प्लॉयड एक्सचेंज के हैं 34-35 लाख जो भी है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के। तो ये सारी हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमने ये घोषणा की है। हम कोई हवाई घोषणा नहीं करते, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और पूरी कैलकुलेशन के साथ हमने एक काम किया है। जैसे दिल्ली में हमने कैलकुलेशन की, लोगों को मुफ्त देने के बाद भी आज मुनाफे की सरकार दिल्ली के अंदर है। और नहीं, आप लेकिन अभी एक गठबंधन की आरोप ये बात भी तो कर लग रहे रहा थे। है कि दिल्ली में हाँ, आप बोलिए बोलिए जो गठबंधन की आप बात करें तो वो बोलिए बोलिए। औपचारिक मुलाकात थी, वो कोई गठबंधन को लेके मुलाकात नहीं थी, वो एक औपचारिक मुलाकात थी। वो सिर्फ लोगों ने उसको उस नजरिए से देखा क्योंकि ये चुनाव के नजदीक का टाइम था। किसी भी पार्टी से अगर आप मिलें और वो मीडिया उसको कवर करे तो लोगों के मन में एक ही परसेप्शन चलता है कि हमारा ये पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन कोई औपचारिक घोषणा नहीं की हमारे आदरणीय संजय सिंह जी ने, ना तो कोई अखिलेश जी ने की। वो एक औपचारिक मुलाकात के नाते मिले, उससे ज्यादा कोई बात नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि चुनाव के बाद यदि अगर आप पार्टी के कुछ विधायक चुने गए तो सरकार को गठबंधन के साथ जुड़ेगी या इधर अलग रहेगी? देखिए सर, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं तो एक छोटा सा पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक हूँ। वो मेरा विषय नहीं है कि गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। बाकी जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये चीज वो डिसाइड करेंगे कि गठबंधन के साथ जाएं या हम इंडिविजुअल रहें। अभी लास्ट सवाल है नोएडा शहर से जुड़ा हुआ कि नोएडा में एक एफएनजी जानी थी, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद को कनेक्ट करते हुए, जो आपके आगे जाके जो यहाँ से छिजारसी से शुरू होकर के और सेक्टर 168 में होते हुए फरीदाबाद की तरफ पुल बनना था। वो पिछले 10 साल से ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। एफएनजी से कनेक्टेड होना था और अखिलेश सरकार ने भी ऐसी छोड़ा और योगी सरकार ने 5 साल हो गए ऐसी कैसी। तो एफएनजी बिल्कुल का वो एज इट इज कनेक्टिविटी ऐसे ही अधर पड़ा में हुआ है। लटकी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। वो ऐसे ही एज इट इज रुका हुआ है काम। उस पे किसी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जो कि लेना चाहिए। उसमें किसान भी परेशान है और लोगों को भी समस्या है। अगर उस रोड को एक कनेक्ट कर दे तो लोगों को बहुत सुविधा होगी फरीदाबाद पहुंचने में, फरीदाबाद के लोगों को गाजियाबाद नोएडा आने में। तो वो इन्होंने काम रोका हुआ है। कहीं ना कहीं कोई घपला होगा, कहीं कोई कमीशन नहीं मिला होगा, कुछ ना कुछ समस्या तो इनके साथ रही जो इन्होंने उस पर काम नहीं किया। तो ये सारे काम होंगे, लेकिन उसके लिए जनता को मौका देना होगा। एक बार आम आदमी पार्टी को भी जनता आजमाए। अब इन चलते सब चलते चोरों को आप लोगों ने देख लिया। चलते चलते एक सवाल पूछते हैं कि आपको मौका मिला तो पहले 4 पॉइंट कौन से होंगे जिस पर आप काम करेंगे? पहले 4 पॉइंट। सबसे पहला मैं शिक्षा पे काम करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ कि अच्छी शिक्षा मिले, उनका भविष्य सुनहरा हो। दूसरा, स्वास्थ्य पे मैं काम करना चाहता हूँ। जो भी मेरे गरीब लोग हैं, जो इलाज के लिए मोहताज हैं, जो रोड पे बेचारे इलाज नहीं करा पाते, रोड पे उनकी मृत्यु हो जाती है, मैं चाहता हूँ उनको अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। तीसरा, यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली पे बहुत ज्यादा समस्या लोगों की है। लोगों के पास लाइट नहीं है, तो लाइट का एक बहुत बड़ा विषय नोएडा के अंदर है। तो अनेकों विषय हैं। अगर हम बात करें, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, फ्लैट बायर्स की बहुत बड़ी समस्या है। ये आप 4 मुद्दे कहते हो, मैं कहता हूँ 100 मुद्दे होंगे नोएडा में जिसपे मैं काम करना चाहता हूँ। मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। ये तो सिर्फ हवाई इन्होंने राजनीति की है। अगर मुद्दों की राजनीति करेंगे तो आज भी नोएडा हमारा बहुत पीछे है, विकास से बहुत परे है। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, लोग बस बता देते हैं कि नोएडा बहुत हाईटेक है। अगर आप अंदर घुसेंगे नोएडा के तो कोई विकास नहीं है। लोग आज भी 50-20 साल पीछे जी रहे हैं उस जिंदगी को। तो बहुत सारी काम करने का मेरी इच्छा है।
तो मैं काम करने के लिए जनता के बीच में हूँ। आपको एक बहुत जानकारी रोचक दे दूं, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि दिल्ली का बजट 30,000 करोड़। एक बार ऐसा था, दिल्ली का बजट जब 36,000 करोड़ का था, तब नोएडा और ग्रेट नोएडा और यमुना तीनों अथॉरिटी का बजट 29,000 करोड़ था। तुलना करिए कि पूरी दिल्ली का 36,000 करोड़ और तीनों अथॉरिटी का 29,000 करोड़ का बजट था, लेकिन काम कैसे हो रहे हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, हाँ। काम नहीं हुआ, काम तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ पंकज हवाबाजी। और यहाँ पे तो दलाल हैं, जो भी अधिकारी बैठते हैं वो सरकार के होते हैं, उगाही करके वो जाती है, उनके पॉकेट में जाती है, जनता को उसकी कोई लाभ नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा विषय है सर, इस पे काम होगा। पंकज जी, एक मैं आपसे आपको भी पंकज जी एक स्थिति देता हूं, मात्र 2 मिनट हमारे पास बच गए हैं, कि सरकार मान के चलिए आपकी नहीं बनती है और आप यहां से प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो मेरा सवाल आपसे साफ सटीक स्पष्ट संपूर्ण रूप से है कि एक विधायक का एलएडीपी फंड यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मात्र 5 करोड़ रुपए होता है साल का, मेरी जानकारी के हिसाब से। तो सर गेजा बघेल की जो रोड है वो ही मात्र 3 करोड़ 14 लाख रुपए की मैंने बनवाई। तो सर आप कैसे ये काम करवा पाएंगे, कैसे आप स्वास्थ्य करवा पाएंगे, कैसे आप बस की फ्री टिकट करवा पाएंगे, कैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल करवा पाएंगे सर, अगर आप जीतते हैं और सरकार नहीं बनती? पहला। और दूसरा सवाल कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? सर, नियत साफ हो, काम होंगे, धरने दूंगा, रोड पे रहूंगा, जनता मेरे साथ है, मजबूरी होगी सरकार की काम करने की, छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, रोज धरने पे रहूंगा और रोडों को जाम ब्लॉक करूंगा। काम जो मुझे कराना है वो मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है और मैं उस काम को बहुत मजबूती के साथ कराना भी जानता हूँ किस तरह से वो होंगे। वो मेरी पूरी प्लानिंग है। सरकार मेरी बने या ना बने, जनता ने मुझे चुना तो जनता के काम निश्चित तौर पे करा के रहूंगा। रही मुख्यमंत्री की बात, तो वो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बाकी अभी उसका कोई, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीजें आपके सामने है सर। हाँ, तो बस अब हम लोग, आपने बहुत समय दिया और अपनी बातें और मुद्दे जनता से जुड़े हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। अतुल जी, अब इसको समाप्त करिए। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमने काफी सवाल, चाहे वो जाति पर हो, चाहे वो आपको जिताने की बात हो, मुख्यमंत्री का चेहरा क्वेश्चंस हमने पूछे और आपने बड़ी अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया विदाउट गेटिंग डॉज। आप आवेश में नहीं आए, ये भी एक अच्छी बात का प्रमाण है। तो चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा, इन सितारों को आंखों में महफूज रख लेना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर पुनः मुलाकात होगी। पंकज अवाना जी, जल्दी से जल्दी आप सेक्टर 82 के आस में आइए, प्रचार में सब आपके लिए जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर। जय हिंद। गुड नाइट। जय हिंद।